अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, फौज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया, तो फिर सियासतदान खुद को फौज से क्यों दूर नहीं कर पा रहे? इमरान खान की जानिब से बैकडोर राबतों के एतराफ़ के बाद वज़ीर दिफा ने भी खान साहब और आर्मी चीफ की मुलाकात की तस्दीक कर दी है। हालांकि उनके वज़ीर दाखिला इस मुलाकात की नफ़ी करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर इसहाक डार ने कहा कि 2 मुलाकातें हुई हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 मुलाकात हुई है। यही नहीं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने भी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें की हैं। शायद इसी का नतीजा है कि इमरान खान को अब नवाज शरीफ की वापसी पर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ लोग इन मुलाकातों को लेकर इदारों के न्यूट्रल होने पर सवाल उठा रहे हैं। तो DGISPR इस बारे में पहले ही बता चुके हैं, सुनवाते हैं आप। ये कहा कि मैं कभी किसी का आई हैव नेवर रिक्वेस्टेड कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, तो मुझसे क्यों बार बार आप मिलने आते हैं? कि जी हम सियासत से अब बिल्कुल दूर हैं, आप सिर्फ हमें इसमें मजीद मत घसीटें। अब अगर ये मुलाकातें तहरीक इंसाफ या उनके दोस्तों की दरख्वास्त पर हुई हैं, तो इमरान खान साहब अब आप बताएंगे क्यों अपोजिशन लीडर आर्मी चीफ से मुलाकातें करते हैं? प्रोग्राम में बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफनानुल्लाह साहब, पहले सवाल मैं आपसे करूंगी, राना सनाउल्लाह साहब, इसहाक डार या ख्वाजा आसिफ, इमरान खान की आर्मी चीफ से कितनी मुलाकातें हुई हैं? सही कौन कह रहा है इनमें से और ये नाकाम क्यों हुई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो मुलाकात 1 हुई थी या 2 हुई थी या नहीं हुई। तो ये नाजरीन एक अहम मामला जिस पर अफनानुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी मुलाकातें हुई हैं। अब जाहिर बात है, जब खुद हुकूमत में मौजूद वुज़रा उनको मालूम नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब कुछ बयान दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, कितनी मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों का तज़किरा इस वक्त में आकर होना, जब खान साहब लॉन्ग मार्च को आगे डिले कर रहे हैं, उसकी कोई तारीख नहीं बता रहे, हुकूमत की हिकमत अमली कोई ख़ास इस बारे में नज़र नहीं आ रही है, तो ये एक बड़ा अहम एलिमेंट है नाजरीन बात करने के लिए। ऐसे में जब फ़ौज बाज़ाब्ता तौर पर यह बयान दे चुकी है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे में खान साहब का जलसों में बार बार इशारा देना, इंटरव्यूज़ में या फिर गैर रस्मी गुफ्तगू में बार बार ये कहना कि उनके मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं भी हो रहे, कोई क्लियर स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दे रहे और ना ही हुकूमत इस बारे में कोई अपनी पोजीशन वाज़े कर रही है कि अगर ऐसी कोई मुलाकात हो रही है तो हुकूमत के इल्म में इन मुलाकातों के हवाले से क्यों नहीं है, या फिर हुकूमत इन मुलाकातों के हवाले से खुद कोई वाज़े स्टेटमेंट नहीं देने जा रही है या नहीं देना चाहती है। खैर, पाकिस्तानी सियासत में फिल वक्त 2 बातों का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो लॉन्ग मार्च के खान साहब ये लॉन्ग मार्च कब करेंगे और किन वजूहात की बुना पर ये लॉन्ग मार्च डिले किया जा रहा है, खान साहब इसकी फ़ाइनल डेट क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या हुकूमत को इस वक्त कोई खदशा है, कोई ख़तरा है? क्या वो खान साहब को रोकना चाहती है? पर वक्त का इंतज़ार करिए कि कब खान साहब कोई ऐसा इकदाम उठाए जिस पर हुकूमत भी अपनी कोई वजाहत दे पाए या कोई ऐसी हिकमत अमली बता पाए कि हुकूमत को आगे करना क्या है। अफनानुल्लाह साहब, पहले आप मुझे ये बता दें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, आप अपनी बात को वहीं से शुरू कीजिएगा और उसमें मैं ये सवाल कर रही थी आपसे कि ये मुलाकातें, इसका जिक्र इतना ज़रूरी क्यों नहीं है? कितनी मुलाकातें हो रही हैं, ये बात ज़रूरी क्यों नहीं है? ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, क्या वुज़रा को खुद सही तौर पर ये मालूम नहीं है कि कितनी मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं? देखिए, ये तो आप उनसे पूछ लें, क्या कहते हैं, जिनसे ये तो खुद ही जवाब दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बुनियादी बात जो है वो इसका अखज़ ये है कि ये एक तरफ आवाम हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, हम जमहूरी अमल चाहते हैं, हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और दूसरी और साथ साथ कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है। भाई अगर न्यूट्रल जानवर होता है और न्यूट्रल बड़ा, तो फिर आप ये जमहूरियत क्यों करते हैं? आप एक चीज़ पकड़ लेना, इस मुल्क में यहाँ आइन चलेगा या फिर क्या कहते हैं गैर आइनी लोग चलेंगे। एक तरफ आपको जमहूरियत, जब आप जीतने लगते हैं, आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं, आप जमहूरियत शुरू कर देते हैं। जब आप हारने लगते हैं तो आप कहते हैं मुझे न्यूट्रल आके बचाए, न्यूट्रल आके मुझे वज़ीर आज़म बनाए, न्यूट्रल आके मेरे मसाइल हल करे। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने? आप जो है वो कोई एक तरफ अपनी एक चीज़ पकड़ लेना। सुबह आप
को न्यूट्रल से गिला होता है, शाम को आपको जमहूरियत अच्छी लग रही होती है, फिर अगले दिन कोई और कहानी शुरू आप कर देते हैं। कुछ सर पैर इनकी बातों का है नहीं। इन बातों का जवाब अफनानुल्लाह साहब इमरान खान साहब देंगे। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझे उसका जवाब दें। नहीं, मैंने आपको जवाब दे दिया ना। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो एक मुलाकात थी कि 2 मुलाकातें थी। मुलाकात मेरी सोर्सेज के मुताबिक मुलाकात हुई है। अच्छा, अब बुनियादी बात ये है कि ये एक तरफ तो कहते हैं कि जी न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है और फिर साथ साथ उनसे मुलाकातें भी करनी है। मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मुलाकात हुई है, तो फिर आप ये भी बता दें कि मुलाकात नाकाम हुई है या कामयाब हुई है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इनकी कोई बहुत अच्छी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, और जो है वो उसके अंदर माहौल इतना कोई अच्छा नहीं था। अच्छा, और बाकी जो है वो जो इनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी मेरा ख्याल है कोई करने वाला है भी नहीं इस मुल्क में कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो, दिलवाओ, उसको हराओ, इसको गिराओ। ये अब ज़ाहिर है ये ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है। अब ये कौन इनकी पूरी करेगा? ये तो एक दफ़ा इनके अलग गया, वो इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना लिया, इस्टेब्लिशमेंट को भी बेवकूफ़ बना लिया, वो बाकी सबको भी कि जी मैं ये चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा और मुल्क की तबाह बर्बादी करके, मुल्क को दिवालिया करके चलिए अफनानुल्लाह साहब, मैं यही बात औरिया मकबूल जान साहब की तरफ ले जाऊंगी। सर, अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनके रिसोर्सेज के मुताबिक मुलाकात हुई है लेकिन मुलाकात नाकाम रही है, और जो खान साहब के मुतालिबात हैं उनकी वजह से मुलाकात नाकाम रही है। आपको लगता है कि खान साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, जिनकी बाज़गश्त हो रही है, वो नाकाम रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सोर्सेज वाली कहानी जो है ना, इसमें तो मैं कभी बिलीव करता नहीं जिंदगी के अंदर। मुलाकात हुई है, ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। आपने सर ये बताया कि इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस जो है वो किस शख्स के हाथ में है, कौन है जिस क्राइसिस को हल कर सकता है? सिर्फ वही हल कर सकता है कि जिसके पीछे पाकिस्तान की आवाम की हुर्रियत नजर आती है। उसके साथ आपको मुलाकात गुजिया रखें या सामने रखें, आपको मुलाकात एक दिन करनी पड़ेगी अगर आपको पाकिस्तान के मसाइल हल करना है। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने पूरा का पूरा जोर लगा के आपने सब कुछ किया, लोगों के सब कुछ किए। कोई ऐसी चीज पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से लेके कोई ऐसी और नहीं है जो बंदे के मुकाबले में थी। आपने इस्तेमाल कर ली। मैं सोचूंगा आदमी हूँ, 17 जुलाई 15 सीटों पे वो शख्स जीता है। इन हकीकत पर जीती न किसी और पार्टी की थी, ये वो पार्टी थी जो एस्टेब्लिशमेंट तोहफे में करती थी। इंडियन पार्टी को देती थी, हुकूमत बन जाती थी। नून लीग को देती थी, नून लीग की हुकूमत बन जाती थी। इनमें पहली दफा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हारी है। कभी सोचा ना किसने नवानी हार जाएगा, कभी सोचा ना किसने रमजान हार जाएगा, सोच नहीं सकते थे। लेकिन और यह मकबूल जान साहब, जिन रास्तों को, जिस तर्ज सियासत को खान साहब खुद नापसंद करते थे, वो खुद कहते थे कि ऑपोजिशन लीडर का क्या काम आर्मी चीफ से मुलाकातें करने का, खुद ही वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अफनानुल्लाह साहब, इमरान खान के अलावा पीटीआई के कौन कौन से अरकान ऐसे हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हुई हैं, और ये मुलाकातें किसके तवस्सुत से हो रही है, ये भी जरा आप बता दें। देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ये सदर मुमलिकत जो है वो मेन ब्रोकर हैं इन तमाम चीज़ों के, और उन्हीं की काविशों से ही ये मामला चलाया जा रहा है। और जो है वो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मामलात इनके दरमियान ठीक हो जाएं, लेकिन वो लग नहीं रहा, क्योंकि वो ख्वाहिशात की लिस्ट बड़ी लंबी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जी वो मुझे इलेक्शन जितवाओ, 2/3 मेजॉरिटी दिलवाओ, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मतलब वो एक लंबी कहानी है। वो जो है वो पूरी करने के लिए ना इस मुल्क के अंदर इतनी हिम्मत रही है कि एक नाअहल निकम्मे जो है वो इंसान को दोबारा इस मुल्क में मुसल्लत किया जाए, ना कोई इतनी किसी के पास मोटिवेशन है। तो अब वो जो है ख्वाहिशात उनकी ना ख़त्म होने वाली एक लिस्ट है, वो पूरी हो नहीं सकती। तो ये इनको चाहिए ये कि ये इतनी जमहूरियत जो करते हैं, इनको अपने ज़ोरे बाजू पे करना चाहिए ना। भाग भाग के उधर क्यों जा रहे हैं? ये अपने ज़ोरे बाजू पे काम करें। ये क्या ज़रूरत है? अगर ये इतने मशहूर हैं, अभी ये फरमा रहे थे ना कि ये बड़ी मशहूर हो गई हैं, ये सारे इलेक्शन हार गए। क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन, जब हम अपोजिशन में थे, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ये हार गए,
पंजाब में इनका सफाया हो गया। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जी ऑपोजिशन बड़ी मशहूर है, उनकी बात मानी जाए। मतलब वो दलील जो कि आज से कुछ महीने पहले सही नहीं थी, वो आज इमरान खान के लिए सही हो गई है। और इसीलिए इमरान खान के रवैये में नवाज शरीफ के लिए भी लचक आ रही है। और या मकबूल जान साहब, नवाज शरीफ की बात हो तो इमरान खान भड़क उठते थे पहले, लेकिन अब खान साहब कहते हैं कि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए और इलेक्शन में उनका नवाज शरीफ से मुकाबला हो। यानी कुछ ना कुछ तो चल रहा है सर, इसलिए खान साहब के मौक़िफ़ में कुछ लचक आई है नवाज शरीफ को लेकर। देखिए, एक बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है होने चाहिए और ये बातचीत खत्म हो जानी चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब होते तो इलेक्शन का झंडा और होता। आने में इलेक्शन लड़ने में पाकिस्तान के मसाइल का एक ही हल है, दुनिया में कोई और हल नहीं होता कि जब कभी कोई मामला फंस जाए तो लोग फौरन इलेक्शन में चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि फौरी तौर पे समझते हैं कि आवाम से राय लेनी है, आवाम का मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो दुनिया में अमेरिका में उठा ले, मिडटर्म्स होते रहे हैं, उसके बाद उसके जब इंग्लैंड में तो बार बार होते रहे हैं, साउथ इंडिया में बार बार होते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अर्ली इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है कि पाकिस्तान में हालात इतने साजगार हैं कि हम इस वक्त इलेक्शन करवा सकते हैं। बिल्कुल साजगार होते हैं। क्या हो जाएगा इलेक्शन में? तो बॉम्बिंग आ जाएगी, इंडिया की फौज हमला कर देगी। क्या बहाने बनाते हैं? आप हर काम करते हैं, इलेक्शन नहीं कर सकते। आप जिम्मे इलेक्शन करवा देते हैं। आप कोई और हर काम आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक दिन फार्जू नहीं कर सकते कि लोग अपनी राय दे दें। यार, आपने लोगों को समझा क्या हुआ है 22 को? जाहिल है, गवार है, उनको तो पता सर, नहीं। इलेक्शन सवाल तो यहाँ पे ये ना कि इलेक्शन अवाम ने तो नहीं करवाने ना। नहीं, किसने नहीं करवाने। आप पब्लिक में जाए, आप हर चीज हो सकती है, तो आवाज किसने भी करवाने? मिस्ट्री आसमान से उतरेगी क्या? कभी नहीं हुआ इलेक्शन। अफनानुल्लाह साहब, जो बात और या मकबूल जान साहब कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हल यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत क्या समझती है, इलेक्शन के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है, अगले 10 दिन में खासकर क्या होने वाला है? शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि पिंडी के मुलाकातों के नताइज सामने आने वाले हैं। नहीं, ये जो इतने जोश और जज्बे से अब इलेक्शन कह रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब अपोजिशन जीतती थी और वो कहती थी कि इलेक्शन कराओ? तब तो ये कहते थे हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे। 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने से पहले हमने इमरान खान को बोला असेंबलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन करा लो, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने लगे हैं। इसने कहा मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा। उस वक्त तक ये सारे जो हैं इनके PTI के जो नुमाइंदे हैं वो सारे बोलते फिरते थे कि जी नहीं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मुल्क के हालात बड़े। अब वो दलील उल्टी हो गई है। अब कह रहे हैं इलेक्शन करा दो, मुल्क में बड़ा मतलब कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। जब मुल्क में जो है वो PDM जीत रही थी उस वक्त कह रहे थे हम नहीं कराएंगे, अब अपने थोड़े जीतने शुरू हुए तो कह रहे हैं अब इलेक्शन करा दो। इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद। इलेक्शन किसी की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं हो सकते। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम सल्तनत इमरानिया में नहीं रह रहे कि वहाँ पे ये अपना शहनशाह मुमलिकत फरमा दे कि जी जो है वो इलेक्शन करा दो तो जो है वो इलेक्शन करा दे। क्यों इलेक्शन कराएं भाई? इलेक्शन होंगे अपने टाइम के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर होने चाहिए। मुल्क में सैलाब आया हुआ है, लोग मर रहे हैं और इन बेशर्मों को इलेक्शन की पड़ी हुई है। लोग डूब गया मुल्क, इन्होंने कोई इनको परवाह नहीं, अपनी कैंपेनिंग करते रहे। तो ये तो जो जिन लोगों को इस मुल्क के लोगों की परवाह नहीं है वो जो है वो इलेक्शन बस वजीर आज़म बन जाऊँ मैं। इमरान खान को एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मैं वजीर आज़म बन जाऊँ और मैं ये जो मेरे आकाओं ने मुझे जो असाइनमेंट दी है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना है, इसको डिफॉल्ट करना है, वो मैं असाइनमेंट मुझे ये नहीं बताया। हुकूमत को कुछ ना कुछ खबर तो होगी ना कि अगले 10 दिन में होने क्या जा रहा है? देखिए, कुछ नहीं होने जा रहा। ये पिछले 4-5 महीने से आप यही सुन रही हैं, ये शेख रशीद और इस तरह के लोग कि जी अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर वो तो ऑब्वियसली आएगा। यही इसी तरह की वो तो कैलेंडर है, वो तो आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा। नहीं, वो तो इसी तरह की पेशेंट गोइयां चल रही है ना साहब। मुझे अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, तो भाई नवंबर ही आएगा। ब्रेक लेनी है, उसके बाद क्या आएगा इस मुझे दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद में वापस आती हूँ।
सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। अफनानुल्लाह साहब, नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून हमेशा उन पर करप्शन में मुलविस होने का इल्जाम लगाती रही है, खैर माजी में लगाती रही है, अब तो नहीं। तो क्या नैब ने ये दुरुस्त फैसला किया, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी ने भी करप्शन की हुई है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में हो, पीपल्स पार्टी में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो, उसके खिलाफ अगर शवाहिद मौजूद हैं तो उसके खिलाफ केस होना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए कि आप खुद से अपने आप को कहें कि जी मेरा ख्याल है फलाने के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए उसने बहुत करप्शन की है, इसलिए जो है वो मतलब ये अब बंद होना चाहिए सिलसिला। अगर किसी ने की हुई है उसके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए जाएं और उसके बाद उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। जो अब नैब का कानून यही कहता है कि आप जो है वो शवाहिद इकट्ठे करें और आप बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आप प्रूफ करें, या कहते हैं कि उसने अगर किया और उसके बाद उसको अंदर करें। अब अगर किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं है तो फिर उसके खिलाफ केस भी नहीं होना चाहिए। ठीक, इस पर आपका पॉइंट आ गया। अफनानुल्लाह साहब, ये भी बता दें, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त महंगाई की वजह से हुई है। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत का फोकस सैलाब पर था, इसलिए शिकस्त हुई है। नवाज शरीफ साहब किसको शिकस्त का जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो अवामिल थे उनमें एक बहुत बड़ा जो मामला था वो महंगाई का था। एक बहुत बड़ा मामला जो है वो जो हमारा बयानिया था, जिससे हम थोड़े से हट गए, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था। और जाहिर है हुकूमत जो है उसकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो इसकी तरफ सैलाब के ऊपर लगी थी। ये भी एक वजह थी। ये तीनों वजूहात थी जिसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है इसका जो है वो मामला इस तरह का हुआ है। अब ज़ाहिर है 4 साल में तबाह बर्बादी जो लेके आए है PTI की हुकूमत, जो इनको हुकूमत दी थी उस वक़्त हम IMF प्रोग्राम में नहीं थे। इनको जब हुकूमत दी थी तो 6.1% GDP ग्रोथ रेट थी। इतनी अच्छी चलती हुई हुकूमत इनको दी गई थी। इन्होंने आके CPEC को तबाह बर्बाद किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है इनके आकाओं का एक एजेंडा है इमरान खान के। वो एजेंडा दे के इसको भेजते हैं, पैसा भी साथ एजेंडे के साथ ही मिलता है। वो एजेंडा था कि पाकिस्तान को डिट्रैक करना है, वो इसने किया। CPEC को डिट्रैक करना है, वो इसने किया। फिर इसने पाकिस्तान को आप सोचें, ये 75 साल का ताना देते हैं हर किसी को, 75 साल में ये हो गया, 75 साल में ये हो गया। 75 साल वालों ने तो कभी इस मुल्क को डिफॉल्ट करीब ना लेके आए। ये तो एक लॉन्ग डिबेट है ना, पॉइंट पे रहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या लंदन में नून लीग की सदारत तब्दील करने पर कोई गौर चल रहा है सर? देखिए, इस तरह की बातचीत तो चलती रहती है, जो है वो ज़ाहिर है इसके ऊपर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय मौजूद है। एक राय ये ज़रूर पाई जाती है कि जो लोग हुकूमती ओहदे लेके बैठे हुए हैं उनके पास पार्टी के ओहदे नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर एक बहस चल रही है और उसका जो भी नतीजा होगा वो कुछ अरसे में सामने आ जाएगा। यानी कि चल रही है इस मामले पर बात। ठीक, अफनानुल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, के बाद पीपल्स पार्टी की मुश्किलात भी कुछ दूर होने लगी हैं। नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने 4 करप्शन के केसेस में बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। कहा गया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ शवाहिद नहीं, सिर्फ फोटो कॉपियां हैं। अपीलों पर समाज से अदालती वक्त का ज़िया हो गया और वक्त के ज़िया के लिए फिक्रमंद नैब क्या इन केसेस में इंक्वायरीज के नाम पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए का हिसाब देगा? ये एक अहम सवाल है। एक और अहम सवाल ये भी कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त में समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया कि पाक फौज को नैब कानून से इस्तिस्ना क्यों दिया गया है। इमरान खान ने नैब तरामीम को चैलेंज किया, लेकिन फौज को नैब कानून से बाहर रखने पर कोई एतराज़ नहीं किया। फैसल वावडा नाहली केस में भी एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें अमरीकी शहरियत छोड़ने का झूठा बयान हल्फी जमा करवाने के बायस नाअहल किया था। आज जब उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील पेश की कि रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसल वावडा का अमरीकी पासपोर्ट देखकर शहरियत तर्क करने की तसल्ली की थी, तो जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आरओ को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया, जो 2015 में एक्सपायर हो चुका था। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया है। नई सूरत हाल देखकर वावडा साहब के वकील ने मजीद मोहलत मांग ली और समाअत अब अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे।
अफगानिस्तान में 20 साल 40 ममालिक की कुव्वत वहाँ मौजूद थी, $7 अरब वहाँ खर्च हुए, और उसमें क्या हुआ वो सब आपके सामने है। मुल्क हमारा है, इसको हम ही ने बचाना है, तो इस पे कोई लगी लिपटी नहीं हो सकती। और ऑपरेशंस हो रहे हैं, एतमाद में लेना चाहिए सबको कि किस तरफ ये जा रहे हैं ऑपरेशन। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। सिर्फ एक जगह से ब्लीड नहीं कर रही रियासत, और भी बहुत सी जगह जहां से रियासत ब्लीड कर रही है। तो वक्त है कि हम इस जख्मों पे मरहम रखें। लेटर आया है रैंसम, जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोगों को आए हैं, तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज से उसको शेयर किया है। अब उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान फिर से मुनज़्ज़म हो रही है? ये एक अहम इशू, अहम सवाल। इस पर बात करने के लिए साबिक सिफारतकार गालिब इकबाल साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। गालिब इकबाल साहब, खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी और भत्ताखोरी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन हुकूमत इस पर बात नहीं कर रही थी। लेकिन अब हालात सर यहाँ तक आ गए हैं कि सूबाई वजीर आतिफ खान से 80 लाख का भत्ता मांगा गया है। इससे पहले ANP के रहनुमा से भी भत्ते के लिए कॉल्स की तस्दीक कर चुके हैं, और ये TTP पाकिस्तान में इतनी ताकतवर कैसे हो गई है सर? आपने देखी, जब एक पॉलिसी इख्तियार की जाती है और दहशतगर्दी के खिलाफ हम लोग एक जंग लड़ रहे थे, उस जंग में बेहद कामयाबी हुई, और उसके बाद जब हालात हमारे पड़ोस मुल्क में तब्दील हुए तो उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के हक में नहीं रही हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आप TTP को देखें या अफगानिस्तान को देखें, उसकी वजह है जो रीजनल पॉलिटिक्स तब्दील हो रही है, खित्ते की जो सियासत बदल रही है, उसकी वजह से बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। अब ये जो दहशतगर्दी का दोबारा इन्होंने सर उठाना शुरू किया हुआ है, इसकी एक वजह ये है कि आपको किसी तौर पे भी CPEC के लिए पूरी तरह कामयाब ना होने दिया जाए पाकिस्तान को। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि इस खित्ते में और बल्कि दुनिया में नए इत्तेहाद जन्म ले रहे हैं, तो उसकी वजह से अमेरिका और वेस्ट जो है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है किसी दूसरे ब्लॉक में चला जाए। जब पाकिस्तान किसी दूसरे ब्लॉक में नहीं जाएगा तो उनकी वो जो चीज़ें पहले हमसे करवाते रहे हैं वो फिर करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे ब्लॉक में चले जाते हैं तो तब आपको अमेरिका को अपना असर और रसूख इस खित्ते में ख़त्म होता नज़र आता है। इस वजह से ये एसेट्स होते हैं बहुत से ममालिक के, और इन एसेट्स को रीएक्टिवेट किया जाता है जब उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को नॉट थ्रू फोर्स बट बाय प्रॉक्सी फोर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के अडॉप्ट करना होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ये दहशतगर्द इतने मुनज़्ज़म कैसे हो गए हैं, और अब आप क्या समझते हैं कि किसी किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है? ऐसा कोई इम्कान है? महमूद शाह साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हेलो, आप मेरे से बात कर रही हैं? अच्छा, ये जो अभी स्वात में आप सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तमाम पॉलिटिक्स है, सियासत जो है उसकी वजह से बात की जा रही है। पाकिस्तान TTP वाले इधर ना आए हैं ना इधर मौजूद है, और जिस जगह में मौजूद है तो वो तो चीफ मिनिस्टर जो है उसका हल का इंतखाब है। तो वहाँ पर हमने कोई पुलिस एक्शन नहीं देखा, ना वहाँ पर हमने देखा है कि FC इनके पास काफी सारी स्वात में है, स्वात स्काउट जो है उसको कई विंग्स है उनके पास वहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। और ये जलसे जुलूस कर रहे हैं और कहते हैं कि आर्मी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तौर पे ये बात कर रहे हैं। तो आदमी कहते हैं कि आपने पुलिस को लगाया है, आपने FC को
शाह साहब, मुझे गालिब इकबाल साहब से भी एक सवाल करना है। गालिब इकबाल साहब, अब अमेरिका के हालिया बयान जो जौहरी हथियारों के हवाले से उसने दिया था, उसके बाद ये कहना कि वो ये उम्मीद करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई करेगा, इस तनाजुर में आप क्या समझते हैं इस बयान के हवाले से? देखिए, इस किस्म के जब भी बयानात आते हैं इंटरनेशनली, तो आपको समझ आना चाहिए कि एक कोई न कोई उस मुल्क का एक एजेंडा होता है जिसको वो मुख्तलिफ स्टेप्स में लेके आगे चल रहे होते हैं। पहले प्रेसिडेंट बाइडन ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी नहीं, उसको पैसिफाई करने की कोशिश की, फिर ऑफिशियल और अनऑफिशियल चैनल्स के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, आप ये ना समझे। उसके बाद दोबारा टीटीपी के हवाले से बात शुरू कर दी। सो इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं, तो अगर हम ये कहते हैं अपना सर जो हमने रेत के अंदर दबा के बैठना है और कहना है कि सारे मुल्क के हालात बेहतर है, उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम लोगों को जो मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान के बेशुमार अफसरान और जवान शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियंस 80,000 से ऊपर शहीद हुए हैं। इन लोगों की कुर्बानियों का क्या ये सिला है कि एक जो मुल्क है वो आपके मुल्क में दोबारा अपने एसेट्स को रीएक्टिवेट करे और उसके जरिए वो मुल्क में दहशतगर्दी फैलाए? आपका पॉइंट आ गया। महमूद शाह साहब, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों में नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा।